नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी या पादप भ्रूण विज्ञान विषय का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर यानी परागकोश। लास्ट क्लास में हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। पुष्प की संरचना के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक फ्लावर जो होता है उस फ्लावर के अंदर चार मुख्य भाग होते हैं। कैलिक्स यानी बाह्य दल, कोरोला यानी दल, स्टेमन्स यानी पुंकेसर और फाइनली पिस्टिल यानी जायंट। तो एंथर जो है ये पुष्प में पाए जाने वाले स्टेमन का मुख्य भाग होता है। स्टेमन या जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण संरचना एंथर या परागकोश कहलाती है। वास्तव में परागकोश या एंथर ही वह स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर परागकण या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में हम परागकोश या एंथर की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मैं दीपेंद्र सोलंकी पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंथर की स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर वापस पोलन ग्रेन स्टेमन जो है पुंकेसर है इसकी संरचना को ध्यान से देखते हैं। यह जो पुंकेसर है इस पुंकेसर की संरचना ये आउटर व्यू है। ये इसका सेक्शन कटिंग करने के बाद व्यू दिखाई दे रहा है। बाहर से देखने पर हमें इस प्रकार से प्रतीत होता है और जब सेक्शन कटिंग करते हैं हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इस स्टेमन के या पुंकेसर के तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जो इस स्टेमन का जो तंतु होता है जो इसे थैलेमस से या पुष्पासन से जोड़े रखने का काम करता है, उस धागे नुमा स्ट्रक्चर को या पतली डंडी के समान स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं या पूतंतु बोलते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे ऊपरी भाग शीर्षस्थ भाग जो होता है, जो फुला हुआ भाग होता है जिससे परागकणों का निर्माण होता है, इस भाग को हम एंथर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एंथर जो है इसके जो है कोष्ठक आपको दिखाई दे रहे हैं और एंथर को फिलामेंट से जोड़ने वाले इस उत्तक को हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो कनेक्टिव या योजी जो है ये एक प्रकार का उत्तक होता है जिसे हम योजी उत्तक बोलते हैं या कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इस उत्तक का कार्य फिलामेंट को एंथर से जोड़ना होता है। यहाँ पर हम इस एंथर को हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो एंथर है इस एंथर के अंदर इस प्रकार से कोष्ठक पाए जाते हैं अंदर, जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। छोटे छोटे इस प्रकार जो है दानों के समान स्ट्रक्चर, छोटी छोटी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो बनती है इन्हें पोलन ग्रेन या परागकण कहते हैं। तो इस प्रकार सामान्यतया एक एंथर में इस प्रकार से चार पोलन से के चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है एक सामान्यतया। हालांकि आगे इसके प्रकार भी हम पढ़ेंगे। तो यह एंथर की स्ट्रक्चर होती है जो कि अंदर से खोखली होती है, क्योंकि इस खोखली स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक बनते हैं और इन्हीं पोलन सेक के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंथर जो है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैलेनुमा संरचना है जो कि पोलन ग्रेन्स का निर्माण भी करती है और उन्हें संग्रहित भी करती है। तो निर्माण भी इसी के अंदर होता है और निर्मित होने के पश्चात जो है यह इसी के अंदर संग्रहित रहते हैं और उचित समय आने के ऊपर इन परागकणों का जो है वितरण होता है। तो प्रकीर्णन, परागकणों के वितरण की जो प्रक्रिया है इसे परागकणों का प्रकीर्णन बोलते हैं। स्टेमन्स जो है इसके ऊपर सामान्यतया दो लोब युक्त जिसके अंदर चार लोक्यूल पाई जाती है ऐसे एंथर पाए जाते हैं। यहाँ पर दो लोब है और चार लोक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। चार लोक्यूल यानी 1 2 3 4, ये चार जो है यहाँ पर लोक्यूल यहाँ पर पाई जाती है। लोब की बात अभी हम एक नेक्स्ट डायग्राम में हम करेंगे। फिलामेंट जो है इनका बहुत ही पतला और धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि एंथर को सपोर्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एंथर जो है सामान्यतया दो लोब से मिलकर बना है। सामान्यतः इसमें दो लोब होती है और ये जो है इसके अंदर प्रत्येक लोब के अंदर लंबी स्पोरेंजिया उपस्थित या पोलन सेक उपस्थित होती है। इस डायग्राम में देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से
ये पूरा सेक है, ये स्पोरेंजिया जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबी स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। तो आपको इस प्रकार जस्ट यहाँ डायग्राम देख रहा है कि पूरी की पूरी क्या है, एक स्पोरेंजिया जो कि लंबी स्पोरेंजिया यहाँ पर उपस्थित होती है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इलोंगेटेड स्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट होती है। तो प्रत्येक लोब जो है उसमें 2 स्पोरेंजिया उपस्थित होती है। तो द एंथर लोब्स आर फ्यूज्ड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू, और जो एंथर की जो लोब होती है ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। और किसी एक सामान्य एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है जैसा कि हम देख पा रहे थे, लेकिन मालवेसी फैमिली के जो एंथर होते हैं उसमें 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। इसे हम अभी डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। ये है एंथर, इस एंथर के अंदर एक ही लोब उपस्थित है, और एक लोब है इसलिए इसे हम मोनोथिकस प्रकार के एंथर कहते हैं। यहाँ पर आपको ये 2 दिख रही है, ये एक ही मोनोथिकस है, लेकिन इसमें ये पाए जाने वाले 2 स्पोरेंजिया है। तो मोनोथिकस एंथर जो है इसमें इस प्रकार से एक स्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरी स्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के मोनोथिकस जो है स्टेमन्स कहलाते हैं, जिसके अंदर 2 स्पोरेंजिया, एक लोब होती है और 2 स्पोरेंजिया उपस्थित होती है। यह डाइथिकस जो कि सामान्य प्रकार से पाया जाने वाला है। यहाँ पर 2 लोब उपस्थित है, एक लोब ये उपस्थित है और दूसरी लोब ये उपस्थित है। इस लोब के अंदर भी 2 स्पोरेंजिया है, और इसके जस्ट पीछे जो है इसमें भी 2 स्पोरेंजिया है। 2 स्पोरेंजिया पीछे की तरफ, 2 स्पोरेंजिया आगे की तरफ। तो ऐसी स्पोरेंजिया, ऐसे जो है एंथर जिसके अंदर 2 लोब उपस्थित होती है उसे हम डाइथिकस कहते हैं। और इस डाइथिकस जिसके अंदर 2 लोब होती है उसमें 4 स्पोरेंजिया उपस्थित पाई जाती है। तो ये 2 प्रकार की वैरायटी सामान्यतः हमें देखने को मिलती है। हालांकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं प्रकृति के अंदर जिसके अंदर एक ही लोब होती है और एक लोब के अंदर एक ही स्पोरेंजिया उपस्थित होती है। तो ऐसे उदाहरण भी हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पर हम इस एंथर के स्ट्रक्चर के काट का अध्ययन करेंगे कि इस एंथर का जब हम टीएस काटते हैं, टीएस काटने के उपरांत हमें इसके अंदर कौन कौन से उत्तक हमें दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पर जो है यंग एंथर का सेक्शन कटिंग किया हमने। यहाँ पर जो है एक यंग एंथर लिया है, इसका जब सेक्शन कटिंग करते हैं, यंग का मतलब होता है युवा एंथर, जो अभी अभी हाल ही में ये बना है उसका हमने सेक्शन कटिंग लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके केंद्रीय भाग जो है, इसके केंद्रीय भाग में कनेक्टिव मौजूद होता है। कनेक्टिव वह स्ट्रक्चर होती है जो कि एंथर को स्टेमन के फिलामेंट से जोड़ने का काम करने वाला टिश्यू है। ये कनेक्टिव यहाँ पर मौजूद होता है। प्रत्येक एंथर की सबसे बाहरी भित्ति जो है ये एपिडर्मिस कहलाती है। सबसे बाहरी भित्ति है एपिडर्मिस कहलाती है। इस एपिडर्मिस के भीतर एक मोटी परत होती है जिसे हम एंडोथीशियम कहते हैं। तो एपिडर्मिस के भीतर पाई जाने वाली मोटी परत जो है एंडोथीशियम कहलाती है। और इस एंडोथीशियम के जस्ट भीतर पाई जाती है मिडल लेयर। तो ये जो एंडोथीशियम की लेयर है इसके अंदर पाई जाने वाली ये मिडल लेयर है। मिडल लेयर यानी मध्य परतें इसे हम कहते हैं। और इसके भी मिडल लेयर के भी अंदर जो परत पाई जाती है उसे हम कहते हैं टेपिटम। ये जो राउंड शेप में दिखाई दे रही है इसे हम कह देते हैं टेपिटम। और टेपिटम के अंदर पाया जाता है वास्तव में माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर पाई जाती है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो उत्तक उपस्थित होता है उसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। वापस इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हमने इतना सा जो एरिया लिया है, इस एरिया को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर पुनः हम वापस समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे बाहरी परत जो है यह है एपिडर्मिस का। इसके अंदर की जस्ट नीचे की परत उपस्थित है उसे हम एंडोथीशियम कहते हैं। ये जो परत है दूसरी परत है एंडोथीशियम की होती है। एंडोथीशियम के जस्ट अंदर जो है 1 से 3 तक परतें जो होती है ये मिडल लेयर या मध्य परतें उपस्थित होती है। इन मिडल लेयर 1, 2 और 3 ये तीनों लेयर है मिडल लेयर की। इसके अंदर उपस्थित ये जो परत दिखाई दे रही है जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाए जा रहे हैं, इस प्रकार से दानेदार स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, यह स्ट्रक्चर होती है टेपिटम की। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, और मिडल लेयर के अंदर पाई जाती है टेपिटम। और इस टेपिटम के द्वारा घेरे हुए जो उत्तक पाया जाता है इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और इसके अंदर पाई जाने वाली जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होने के उपरांत प्रत्येक कोशिका से 4 पोलन ग्रेन का निर्माण होता है।
तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल म्यूसिस के उपरांत 4 पोलन ग्रेन का निर्माण करती है, जिसे पोलन ग्रेन टेट्राड भी कह जाते हैं। जब चारों पोलन ग्रेन साथ साथ जुड़े होते हैं उसे पोलन ग्रेन टेट्राड कहते हैं। यहाँ पर जो हमने एंथर का डायग्राम लिया है ये है मेच्योर एंथर का, जहां पर इस एंथर के फटने से क्या होता है कि इससे एंथर जो फटने से इसके जो है माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो है ये मुक्त होने लगे हैं, इनका प्रकीर्णन होना प्रारंभ हो गया है। ये इस प्रकार से फटने से ये जो है पोलन ग्रेन यह जो है एंथर से निकलकर बाहर जाने लग जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना प्रकीर्णन कराता है। तो ये यहाँ पर आपको मैच्योर एंथर दिखाई दे रहा है, जिनकी माइक्रोस्पोरेंजिया फटने से दोनों एक तरफ की ये माइक्रोस्पोरेंजिया ये माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया जब फाइनली जुड़ जाती है और फाइनली जब आपको दिखाई देता है तब आपको यहाँ पर एक लोब दिखाई देती है, ये दूसरी लोब दिखाई देती है। एक लोब है इसमें, यहाँ पर दो अलग लोब दिखाई देती है। यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ थी, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ थी, लेकिन फाइनली आपको एक माइक्रोस्पोरेंजिया इधर और एक माइक्रोस्पोरेंजिया इधर दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर पहले 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एंथर जो है इसमें कौन सी परतें उपस्थित होती है। लेकिन एक सामान्य क्रम की बात करें, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर के अंदर टेपिटम, टेपिटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है एंथर की। जब आप इसका टीएस काटते हो तब आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम एक एक करके इन परतों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी एंथर की सबसे बाहरी परत जो है यह एपिडर्मिस कहलाती है, जो कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। और चूंकि सबसे बाहर उपस्थित परत है इसलिए वातावरण के संपर्क में सबसे पहले यही आती है। अतः इस एंथर की बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है इस एपिडर्मिस के द्वारा ही किया जाता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये परत जो है यह माइक्रोस्पोरेंजिया का जब बनती है उससे पहले ही निर्मित हो जाती है। ये जब एंथर का निर्माण प्रारंभ होता है उसी समय ही यहाँ पर एपिडर्मिस का निर्माण हो जाता है। उस समय तक हो सकता है कि एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, टेपिटम आदि परतें बनती ही नहीं। इन सभी के निर्माण से पूर्व एपिडर्मिस का निर्माण हो जाता है। उसके अंदर जो परत होती है उसे हम एंडोथीशियम कहते हैं। एंडोथीशियम जो है इसे हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं या रेशेदार परत भी कहते हैं, क्योंकि इसकी परतें जो है इसके ऊपर थिकनिंग पाई जाती है। सेलुलोज जो है, अल्फा सेलुलोज एक पदार्थ होता है, इस अल्फा सेलुलोज का जो है इसके ऊपर जमाव पाया जाता है। और सेलुलोज चूंकि रेशेदार प्रकृति का होता है इसलिए थिकनिंग जो है आपको रेशेदार थिकनिंग दिखाई देती है, फाइब्रस थिकनिंग दिखाई देती है। तो इसकी भित्ति के ऊपर फाइब्रस थिकनिंग चूंकि पाई जाती है अतः इसे फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। और यह थिकनिंग कहाँ होती है, यहाँ पर आप देखिएगा इस प्रकार से आपको एंडोथीशियम दिखाई दे रही है। ये एंडोथीशियम जो है अपेक्षाकृत रूप से लंबी कोशिकाएं होती है, रेडियली इलोंगेटेड होती है, यानी अरीय रूप से दीर्घित कोशिकाएं होती है। तथा इसकी जो भित्तियां हैं आप देखोगे इसकी आंतरिक भित्ति पर स्थूलन पाया जा रहा है और इसकी जो स्पर्श रेखीय भित्तियां, स्पर्श रेखीय भित्तियां का मतलब होता है एक एंडोथीशियम कोशिका दूसरी एंडोथीशियम कोशिका को जहां पर स्पर्श करती है, दो कोशिकाएं जहां पर एक दूसरे को स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखीय भित्ति कहते हैं। तो इसकी स्पर्श रेखीय भित्तियां जिसे टेंजेंशियल वॉल कहते हैं और आंतरिक भित्ति, इन दोनों पर स्थूलन पाया जाता है। तो यहाँ पर ये स्थूलन देखिए आपका ये यू प्रकार का, ये यू प्रकार का, ये यू प्रकार का। तो इस प्रकार यह फाइब्रस थिकनिंग जो है यू शेप्ड थिकनिंग पाई जाती है। और इस प्रकार से एंडोथीशियम जो है यह एक विशिष्ट प्रकार की लेयर है जिसके ऊपर यू शेप्ड जो थिकनिंग पाई जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पार्ट है, यह थिकनिंग जो है यह दो पोलन शेक जहां पर मिलते हैं उस जंक्शन पर उपस्थित नहीं होती। यानी यहाँ पर देखिएगा ये एक पोलन शेक है, ये दूसरा पोलन शेक है, ये पोलन शेक इससे जहां पर मिल रहा है जो जंक्शन है यहाँ पर एंडोथीशियम की थिकनिंग नहीं पाई जाती। यहाँ पर एंडोथीशियम पाई नहीं जाती और बाकी सब जगह एंडोथीशियम की परत पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि एंडोथीशियम की परत जो है यह हाइग्रोस्कोपिक होती है, जल अवशोषण करने में सक्षम होती है। और जब ये जल अवशोषण करके फूलती है उस समय जो है माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसमें प्रस्फुटन होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया फट जाती है, पोलन से फट जाते हैं और फाइनली इसमें उपस्थित परागकण जो है एंथर से बाहर निकलते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं।
तो एंडोथीसियम की जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, जो आर्द्रताग्राही प्रवृत्ति है, यह एंथर के फटने में और परागकणों के या पोलन ग्रेन्स के प्रकीर्णन में सहायक होती है। अतः एंडोथीसियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसकी यह थिकनिंग जो है यह इसमें हेल्प करती है ताकि परागकण जो है परागकोश से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इसके अंदर उपस्थित परतें मिडल लेयर्स कहलाती है, यानी एंडोथीसियम के जस्ट अंदर जो परतें होती है वो मिडल लेयर की परतें कहलाती है, मध्य परतें कहलाती है, जो कि सामान्यतः 1 से लेकर 3 तक परतें होती है और विशेष रूप से इनके अंदर सामान्यतः 3 परतें ही पाई जाती हैं। और मिडल लेयर की जो कोशिकाएं हैं ये पेरेन्काइमा की कोशिकाओं से बनी होती है, इनमें मृदुतक की कोशिकाएं उपस्थित होती है। सामान्यतया इस परतों की कोशिकाएं जो है यह परागकणों का जब निर्माण होता है उससे पहले ये विलुप्त हो जाती है। तो यानी परागकणों के निर्माण से पहले ये विलुप्त हो जाती है और कई बार ये विलुप्त इसलिए भी होती है क्योंकि ये पोलन मदर सेल्स जो पराग मातृ कोशिकाएं होती है इनको पोषण प्रदान करने का भी काम करती है और इसीलिए ही ये क्योंकि ये इनको पोषण प्रदान कर देती है अतः ये उनसे पहले ही सामान्यतः विलुप्त हो जाती है। और मिडल लेयर के अंदर पाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण भाग होता है उसे हम कहते हैं टेपिटम। टेपिटम जो है इसका काम पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करना होता है। अतः टेपिटम एक प्रकार का पोषक उत्तक होता है, यह एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू या पोषक उत्तक होता है जो कि माइक्रोस्पोर जो है इनके डेवलपमेंट के लिए इन्हें पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो सामान्यतः इसकी एक ही परत जो है ये पाई जाती है जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर या स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसके बाहर पाई जाने वाली सबसे पहली परत जो है ये टेपिटम कहलाती है। इसका निर्माण सामान्यतः पेराइटल लेयर से होता है और चूंकि जब पेराइटल लेयर से होता है तब इसे हम सी टेपिटम कहते हैं। इसका ऊपर पढ़ेंगे हम, जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब ये चीज वापस आएगी कि पेराइटल लेयर क्या होती है। यहाँ पर एक बार याद रखिएगा कि टेपिटम जो है इसकी उत्पत्ति पेराइटल लेयर से होती है और इसीलिए इसे पेराइटल लेयर का पी ले लिया है तो इसे हम पी टेपिटम भी कहते हैं। लेकिन कुछ पादपों में यह डाइमोर्फिक ओरिजिन भी होता है, यानी इस टेपिटम का ओरिजिन जो है अलग अलग स्रोत से होता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई है, साल्विया मेलिफेरा है, ये प्लांट ऐसे हैं जहां पर इस परत का ओरिजिन दो अलग अलग जगह से होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो आंतरिक टेपिटम होता है, इनर टेपिटम, इसके अंदर कुछ लंबी या बड़ी कोशिकाएं उपस्थित होती है। इसका निर्माण तो कनेक्टिव की कोशिकाओं से होता है, कनेक्टिव जो होता है उसकी कोशिकाओं से होता है और कनेक्टिव से सी ले लिया है इसलिए इसे सी टेपिटम कहते हैं। तो आंतरिक टेपिटम का निर्माण चूंकि कनेक्टिव से होता है इसलिए इसे सी टेपिटम कहते हैं, जबकि आउटर टेपिटम की कोशिकाएं जो है छोटे आकार की होती है, छोटे आकार की कोशिकाएं होती है और इनका निर्माण पेराइटल लेयर से होता है इसलिए पी टेपिटम कहते हैं। तो जब डाइमोर्फिक के दो ओरिजिन है, कुछ कोशिकाएं कनेक्टिव से बनती है इसे सी टेपिटम बोलते हैं और टेपिटम की कुछ कोशिकाएं पेराइटल लेयर से बनती है इसे पी टेपिटम भी कहते हैं। और इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई, साल्विया मेलिफेरा इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होते हैं। टेपिटम कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म होता है ये काफी सक्रिय होता है, इसमें सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियस जो है बड़े आकार का पाया जाता है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, वेसिकल्स और सभी ऑर्गन्स जो है ये एक्टिव नेचर के होते हैं, ये बहुत ही एक्टिव प्रकार की सेल्स होती है। ये कोशिकाएं जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शो करती है कि कई बार ये कोशिकाएं जो है मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती है, यानी एक से अधिक केंद्रक भी उपस्थित यहाँ पर हो सकते हैं और केंद्रक सामान्यतः बड़ा होता है और कई बार ये मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुत सारे केंद्रक भी उपस्थित हो सकते हैं अथवा पोलिप्लॉइड भी हो सकते हैं। सामान्यतः कोशिकाएं कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी गुणसूत्रों के दो सेट या दो समुच्चय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन टेपिटम की कोशिकाएं जो है इसमें गुणसूत्रों के सेट जो है दो से अधिक भी उपस्थित हो सकते हैं, इसे हम पोलिप्लॉइड अवस्था कहते हैं। और इसीलिए इन कोशिकाओं के अंदर डीएनए की मात्रा जो है यह अन्य कोशिकाओं से अधिक होती है। डीएनए की मात्रा अधिक होने की वजह से, क्योंकि डीएनए अधिक है तो अधिक मात्रा में ये प्रोटीन संश्लेषण करेंगे और अधिक मात्रा में प्रोटीन बनेंगे तो उतना ही अधिक पोषण को प्रदान करने का ये कार्य करेंगे। तो डीएनए की मात्रा इनमें अधिक इसलिए है
मल्टीन्यूक्लिएट होगा तो अधिक केंद्रक बन गए तो भी डीएनए अधिक है, पॉलीप्लॉइड है यानी गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट है यानी डीएनए यहाँ पर अधिक है। इस प्रकार जो बढ़ा हुआ डीएनए है, अधिक डीएनए है, इसकी वजह से ये सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और प्रोटीन ही पोषण प्रदान करने का काम करते हैं और इसीलिए इन टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थ जो है निर्मित किए जाते हैं। और इन कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म जो है ये इनकी चूंकि बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, धीरे धीरे इनका साइटोप्लाज्म जो है यह डीजनरेट होने लग जाता है, क्योंकि यह साइटोप्लाज्म जो है अन्य पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करता है, तो इसी वजह से इसके अंदर कमी आती रहती है और ये पोषक प्रवृत्ति की कोशिकाएं यहाँ पर होती है टेपिटम की। टेपिटम पादपों में 2 प्रकार के देखे जा सकते हैं। पहले प्रकार का टेपिटम है जिसे अमीबोइड प्रकार का कहलाता है या पेरीप्लाज्मोडियम प्रकार का कहलाता है। अमीबोइड यानी अमीबा के समान यानी अमीबियम, और पेरीप्लाज्मोडियम यानी जिसके अंदर प्लाज्मोडियम जैसी स्ट्रक्चर्स बनती है, प्लाज्मोडियल भी ऐसे कंडीशन कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये टेपिटम जो है इसकी भित्तियां जो है, इसकी रेडियल वॉल है, इनर वॉल, ये भित्तियां जो है डीजनरेट हो जाती है, इनकी भित्तियां विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जैसे ही इनकी कोशिका भित्ति नष्ट होगी, इनके अंदर उपस्थित जो प्रोटोप्लाज्म से हमारा तात्पर्य है प्रोटोप्लाज्म जो कि कोशिका झिल्ली के द्वारा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, वह प्रोटोप्लाज्म इससे मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर इन कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म जो कि बाहर आ गया है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, यह जो है माइक्रोस्पोरेंजिया की गुहिका में आ जाती है। पोलन सेक जो है इसके अंदर आ जाता है और पोलन सेक में आकर जो है पोलन मदर सेल्स जो है इसके चारों तरफ जो है ये आवरण का निर्माण कर देता है और इसे पोषण प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। यानी अमीबोइड प्रकार के अंदर जो है इसकी कोशिक टेपिटम की भित्तियां नष्ट होती हैं और अंदर उपस्थित जीव द्रव्य जो है यह मुक्त हो जाता है और यह जीव द्रव्य जो है पोलन सेक में आकर पोलन मदर सेल जो है इसके साथ जाकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की प्रकृति जो है ये अमीबोइड प्रकार की प्रकृति कहलाती है। टाइफा आदि जो प्लांट्स है इसके अंदर इस प्रकार का टेपिटम देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार का जो टेपिटम है इसे सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम कहते हैं। सिक्रीटरी यानी स्रावी प्रकार के, ग्लैंडुलर यानी ग्रंथिल प्रकार के, तो स्रावी अथवा ग्रंथिल प्रकार का टेपिटम। ये टेपिटम जो है इनकी विशिष्ट गुण यह है कि इनकी कोशिकाओं से पोषक पदार्थों का स्रावण किया जाता है, यानी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो है इनका सिक्रीशन होता है और ये सिक्रीट होकर जो है पोलन सेक जो है इसकी गुहा के अंदर आ जाते हैं और पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। यानी यहाँ पर तो अमीबोइड प्रकार में कोशिका स्वयं आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोशिका का स्वयं का अस्तित्व बना रहता है। कोशिका से पोषक पदार्थों का स्रावण किया जाता है और इनसे स्रावित पदार्थ जो है ये पोलन ग्रेन के पास पहुंचते हैं और उन्हें पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के टेपिटम जो है स्वयं टेपिटम विलुप्त नहीं होता है और ये पोलन ग्रेन का निर्माण होने के पश्चात भी जो है इस टेपिटम की कोशिकाएं जो है देखी जा सकती है। जबकि अमीबोइड प्रकार का टेपिटम जो है पोलन ग्रेन का निर्माण होने के समय जो है ये फाइनली विलुप्त हो जाती है, जबकि इस टेपिटम की कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित पाई जाती है। ये कोशिकाएं जो है इसके अंदर राइबोसोम और प्रो यूबिस बॉडी, यहाँ पर मैंने यूबिस बॉडी लिखा है, यहाँ इसको अभी समझेंगे। इसमें राइबोसोम और प्रो यूबिस बॉडीज जो है, प्रो यूबिस काय, यूबिस बॉडी यूबिस काय, तो राइबोसोम और प्रो यूबिस काय इनका संश्लेषण होता है और ये प्रो यूबिस काय जो है ये इससे मुक्त होकर यूबिस काय का निर्माण करते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं इनमें यूबिस काय का निर्माण होता है, यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन होता है और ये यूबिस बॉडी जो है प्रो यूबिस बॉडी से निर्मित होते हैं। अब ये क्या होते हैं यूबिस बॉडीज? ये यूबिस बॉडीज जो है ये टेपिटम के अंदर पाई जाने वाली बहुत ही छोटी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है, कणिकीय संरचनाएं होती है, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती है और दानेदार संरचनाएं होती है। और इनका काम होता है ये जब पोलन ग्रेन बनते हैं तो पोलन ग्रेन की सतह के ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निक्षेपण करने में सहायक होते हैं। यूबिस बॉडीज जो है इसके द्वारा पोलन ग्रेन जो पोलन ग्रेन बनते हैं इसकी सतह के ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निक्षेपण होता है और पोलन ग्रेन की जो सबसे बाहरी परत होती है
उसके ऊपर इस प्रकार स्पोरोपोलेनिन उपस्थित होने से पोलन ग्रेन की सबसे बाहरी परत जो है बहुत ही मजबूत होती है और इस परत के निर्माण में यूवी शिकायत जो है ये सहायक होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पोलन ग्रेन की जो आउटर सरफेस जिसे हम एक्जाइन कहते हैं, पोलन ग्रेन की दो सरफेस होती है, एक तो एक्जाइन जो बाहरी परत, इंटाइन यानी आंतरिक परत। तो एक्जाइन जो है इसमें स्पोरोपोलेनिन उपस्थित होता है और इसका निर्माण जो है यूबिस बॉडीज के द्वारा किया जाता है और यूबिस बॉडीज जो है ये टेपिटम का महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी टेपिटम जो है पोलन ग्रेन की एक्जाइन यानी सरफेस को बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार टेपिटम जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेपिटम की कोशिकाओं में विभाजन। टेपिटम जो है ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसके अंदर कोशिका विभाजन भी एक अपने आप में एक बहुत ही अनूठा होता है और जो कि इनका साइटोलॉजिकल फीचर होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय लक्षण होता है। और इसी विभाजन की जो अनियमितता होती है, ये विभाजन की जो विशिष्टता होती है, इन्हीं विभाजन की वजह से ही इन कोशिकाओं में डीएनए कंटेंट जो है ये बढ़ा हुआ पाया जाता है। ये सामान्य कोशिकाओं से अधिक डीएनए कंटेंट पाया जाता है। चूंकि इनकी कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार के विभाजन होते हैं, इसी वजह से इनका डीएनए कंटेंट जो है ये बढ़ा हुआ होता है। हालांकि यह माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो पोलन मदर गेल्स होती है उसमें मियोसिस के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। जब यहाँ पर समझने की बात है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, इन पोलन मदर सेल्स होती है, इन पोलन मदर सेल्स में जो मियोसिस प्रारंभ होता है उसी समय ही टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर भी विभाजन प्रारंभ होता है और इस विभाजन के दौरान इनके डीएनए कंटेंट में वृद्धि होती है, जो कि एक तरीके से साइटोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी है, कोशिकीय अनियमितता होती है। क्योंकि प्रत्येक कोशिका के अंदर उसमें उपस्थित डीएनए कंटेंट जो है ये निश्चित मात्रा में होता है और अगर यह डीएनए कंटेंट उस निश्चित मात्रा से कम होता है अथवा अधिक होता है, ये दोनों प्रकार की जो कंडीशंस है ये साइटोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज कहलाती है। तो टेपिटम कोशिकाओं में डीएनए कंटेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह भी एक प्रकार से अबनॉर्मलिटी होती है। क्योंकि इसी अबनॉर्मलिटी की वजह से यहाँ पर कुछ कोशिकाएं जो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कभी कभी एंडोमाइटोसिस होता है, कभी पॉलीप्लॉइड केंद्रक भी पाए जाते हैं, डिप्लॉइड से भी अधिक प्लॉइड लेवल पाए जाते हैं, कभी पॉलिटिनी भी पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में धागे जो है एक से अधिक होते हैं, कभी एंडो रीडुप्लीकेशन। ऐसी बहुत प्रकार की अनियमितताएं जो है टेपिटम की कोशिकाओं में देखी जा सकती है। इनमें से कुछ अनियमितताओं का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रकार है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस जो है इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। एंडोमाइटोसिस एक ऐसा कोशिका विभाजन है जहां पर गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन होता है। हमने कोशिका विभाजन के दौरान पढ़ा था कि गुणसूत्र जो है यह एस फेज के दौरान गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन होता है और प्रत्येक गुणसूत्र जो है अपने समान दूसरे क्रोमेटिड का निर्माण करता है। तो एंडोमाइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन भी होता है और क्रोमेटिड्स जो है एक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, तो उस गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड जो है ये सेपरेट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो केंद्रक होता है, केंद्रक की झिल्ली जो है यह इंटेक्ट रहती है। केंद्रक की झिल्ली जो नष्ट नहीं होती है और न ही यहाँ पर स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर क्योंकि केंद्रक नष्ट नहीं होता, केंद्रक विलुप्त नहीं होता, स्पिंडल का फॉर्मेशन भी नहीं होता, तो इसी वजह से जो क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट होने के पश्चात ये उसी केंद्रक में रहते हैं। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि यहाँ पर न तो कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ है, न ही केंद्रक का विभाजन हुआ है, केवल और केवल यहाँ पर गुणसूत्रों का द्विगुणन हुआ है, गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन हुआ है और गुणसूत्रों को डुप्लीकेशन हो क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक कोशिका में 10 गुणसूत्र जो थे, ये 10 गुणसूत्र जो है प्रत्येक गुणसूत्र अब दो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के पश्चात प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो माइटोसिस के दौरान ये दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो 10 गुणसूत्र वाली कोशिका में अब 20 क्रोमेटिड हो जाते हैं और प्रत्येक क्रोमेटिड अब गुणसूत्र की भांति व्यवहार करता है, तो प्रत्येक कोशिका में 20 क्रोमेटिड हो गए। अब जो कोशिका बनी है, इस कोशिका के अंदर जो है
एक केंद्रक के अंदर 20 क्रोमोसोम उपस्थित है। पहले कंडीशन क्या थी? नॉर्मल कंडीशन थी 10 क्रोमोसोम की उपस्थिति, लेकिन अब बनी हुई कोशिका में एंडोमाइटोसिस के उपरांत जो कोशिका है इसके अंदर 20 गुणसूत्र उपस्थित है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एंडोमाइटोसिस के उपरांत जो है ये पॉलीप्लॉइडी कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यानी यहाँ पर गुणसूत्रों के सेट बन जाते हैं क्योंकि केंद्र का विभाजन नहीं हुआ है। तो ऐसा आप कुकुरबिटा पेपोमे, स्पाइनेसिया, ओलेरिसिया के अंदर हम इसे देख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल है एंडोमाइटोसिस की। इसकी वजह से प्लॉइडी लेवल जो है इसके अंदर वृद्धि होती है, ये डिप्लॉइड से ज्यादा सेट यहाँ पर उपस्थित पाए जाते हैं। अगला है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है एक कोशिका में एक से अधिक केंद्र की उपस्थिति। यह भी टेपिटम कोशिकाओं का एक सामान्य लक्षण है। सामान्य रूप से कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्र पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक का विभाजन तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यानी कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक यह विभाजित होकर जो है दो केंद्रकों का निर्माण कर लेगा, फिर ये केंद्रक विभाजित होकर इससे अधिक केंद्रक बना लेंगे, लेकिन इस कोशिका का स्वयं का विभाजन नहीं होता है, इसके जीवद्रव्य का विभाजन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। अगर एक ही बार विभाजन हुआ है तो दो केंद्रक होते हैं, अगर उनके अंदर फिर विभाजन हो गया तो कोशिका में 4 केंद्रक हो जाएंगे, फिर विभाजन हुआ तो 8, 8 से फिर 16, 16 से 32। तो इस प्रकार जो है 2 के मल्टीपल में केंद्रकों की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार का विभाजन मल्टी न्यूक्लिएट डिवीजन कहलाता है, कंडीशन कहलाती है, जो कि टेपिटम में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। एक कंडीशन पाई जाती है जिसे रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस कहलाता है या प्रत्यानयन केंद्रक कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस जो है यह प्रक्रिया एनाफेज की अवस्था तक नॉर्मली संपन्न होती है। एनाफेज तक नॉर्मल माइटोसिस चलता है, स्पिंडल भी बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन दोनों क्रोमोसोम के सेट जो है ये एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, और इस प्रकार बनने वाला केंद्रक जो है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस कहलाता है। यानी एक प्रकार से एंडोमाइटोसिस वाली सी ही कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर एनाफेज तक सब कुछ ठीक है, मेटाफेज में स्पिंडल भी बनते हैं, एनाफेज भी आती है, लेकिन सारे के सारे गुणसूत्र जो है एक ही ध्रुव की तरफ गति करते हैं। तो दोनों क्रोमोसोम के सेट जो है ये एक ही ध्रुव की तरफ गति कर जाएंगे और जो है एक ही न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रकार के क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो केंद्रक बनता है उसे हम रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये प्रत्यानयन केंद्रक जो है यह भी टेपिटम कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अब बात करें हम टेपिटम के फंक्शंस के ऊपर कि क्या क्या कार्य करती है। तो पहला कार्य इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हमने पढ़ा है कि टेपिटम पाई ही इसीलिए जाती है कि ये पोलन मदर सेल्स जो है इनको पोषण प्रदान करने वाली अंग होती है। पोलन मदर सेल्स को पोषण प्रदान करने का कार्य जो है टेपिटम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, कैलेज एंजाइम। तो इस कैलेज एंजाइम का काम होता है पोलन टेट्राड के अंदर उपस्थित 4 पोलन ग्रेन को अलग करना। जैसा कि हमने बात की थी, जब पोलन ग्रेन बनते हैं तो एक कोशिका से एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और इन्हें पोलन टेट्राड कहते हैं। और ये चारों पोलन जो है यह इन्हें अलग करने का काम जो है ये कैलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमने बात की थी यूबिश बॉडीज पाई जाती हैं जो कि पोलन ग्रेन्स की एक्साइन वॉल बाहरी परत को निर्माण करती है, क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का डिफिनेशन, स्पोरोपोलेनिन जो है इसका जमाव पाया जाता है। इनका काम है पोलन किट का फॉर्मेशन करना। पोलन किट क्या है? पोलन किट जो है ये पोलन ग्रेन की सतह पर पाए जाने वाला एक आवरण है जो कि चिपचिपी प्रवृत्ति का होता है, स्टिकी कवरिंग होती है जो कि पोलन ग्रेन की सतह पर पाई जाती है। तो पोलन ग्रेन की सतह पर पाए जाने वाला चिपचिपा सा जो आवरण है इसे हम पोलन किट कहते हैं, क्योंकि ये चिपचिपा होने की वजह से विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इनकी सतह से चिपक जाते हैं और इसी वजह से इन पोलन ग्रेन्स का प्रकीर्णन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो पोलन किट जो है इन पोलन ग्रेन्स के प्रकीर्णन में सहायता करता है, उनके परागण की प्रक्रिया में सहायक होता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। अभी तक आपने इसके जितने भी आवरण पढ़ेंगे, एंथर की जितने भी परतें पढ़ी थी वो सारी सहायक परतें थी। चाहे आपने एंडोथीशियम पढ़ा, सॉरी एपिडर्मिस पढ़ा था, एपिडर्मिस के बाद में आपने एंडोथीशियम पढ़ा, फिर आपने मिडल लेयर भी पढ़ी, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथीशियम है, फिर मिडल लेयर्स है,
और इसके उपरांत आपने टेपिटम पढ़ा। ये टेपिटम आपको दिखाई दे रही है। ये जितनी भी परतें पड़ी है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टेपिटम, ये सारी सहायक परतें हैं। ये सभी की सभी परतें ऐसी है जो पराग कणों की सुरक्षा और उन्हें पोषण प्रदान करने से संबंधित परतें हैं। लेकिन इनमें से किसी भी परत के द्वारा पराग कणों का निर्माण नहीं होता है। ये केवल और केवल पराग कणों की सुरक्षा और उन्हें पोषण की दृष्टि से सहायक होती है। लेकिन वास्तव में जिस उत्तक से पराग कणों का निर्माण होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। और ये जो है इसके केंद्रीय भाग में मौजूद होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये मिडल लेयर और टेपिटम जो है, इनसे बना हुआ जो आवरण है, इसके केंद्रीय भाग में पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर है, उसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है, जिन इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, या पराग मात्र कोशिका भी इसे कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पराग मात्र कोशिका इसे कहते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि केंद्रीय भाग में मौजूद है, ये सक्रिय कोशिकाएं होती है। केंद्र इनका बड़ा होता है और इनके अंदर जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है या पोलन टेट्राड का निर्माण होता है। क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो परस्पर जुड़ी हुई होती है, और इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड। तो इस प्रकार प्रत्येक स्पोरोजिनस सेल जो है, ये पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पोलन मदर सेल में मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण, इस प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अगली क्लास में हम इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, एंथर जैसे जैसे परिपक्व होने लग जाता है, इसके इससे पानी जो है ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है, डिहाइड्रेट होता है, यानी एंथर जो सूखने लग जाते हैं। और इसी वजह से माइक्रोस्पोर जो है ये भी सूखते हैं, और एंथर जब डिहाइड्रेट और सूखता है तो फाइनली एंथर की भित्ति फट जाती है, और इसके अंदर उपस्थित पोलन ग्रेन जो है ये बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने एंथर की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा। हमने इसकी बाहर उपस्थित एपिडर्मिस से लेकर सबसे अंदर उपस्थित स्पोरोजेनस टिश्यू तक प्रत्येक परत के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि किस प्रकार से इनमें कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, किस प्रकार से इनमें विभाजन होते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।